चलिए देखिए दोस्तों, जैसा आप जान रहे हैं, क्लासरूम वेदादित में हम लोग जिस सीरीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने वन दरोगा के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कम समय में और सही रूप से कवर करने की जो मुहिम शुरू करी है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके टॉपिक में शामिल है राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करेंगे। वन दरोगा है तो आपको फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है ताकि हम लोग जो भी दृष्टिकोण रख रहे हैं किसी विकास के मुद्दे को लेकर, किसी विकास के विषय को लेकर, तो उसका एक फ्रेमवर्क, एक उसका खांचा जो है वो हमें पता चलता है नीतियों के माध्यम से। पॉलिसी बताती है कि हमारे क्या लक्ष्य हैं, हमारे क्या उद्देश्य हैं, हमारे क्या विजन हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, किन तथ्यों पर हम फोकस करेंगे। ये सारी चीजें किसमें शामिल होती हैं? ये सारी चीजें शामिल होती हैं आपकी पॉलिसी के अंदर। इसी संदर्भ में आपने देखा वन नीति, जो ये मुद्दे हैं ये वनों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे आधार लक्ष्य क्या होंगे, विजन क्या होंगे, उद्देश्य क्या होंगे, ये बातें आपको हमारी इस वन नीति से पता चलेंगी। देखिए, इस वन नीति को पढ़ने में हमने कई चीजें इसमें लिखी हुई हैं, जहाँ पर हमारे प्रमुख तत्व भी हैं, जहाँ पर हम लोग वन नीति की शुरुआत से बात भी करेंगे। साथ में वन नीति को इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो उसके लिए सरकार ने क्या स्ट्रेटजी डिसाइड करी है, वो भी इसमें हमने 4-5 बिंदुओं में लिखा हुआ है। काफी बड़ी वन नीति है, लेकिन आपको अपने वन दरोगा के हिसाब से उसके सारे बिंदु नहीं पढ़ने हैं। हमें ये देखना है कि उसका जीस्ट क्या है, आखिर उसका सार तत्व क्या है, सब्सटेंस क्या है, सरकार चाहती क्या है वन नीति के माध्यम से अचीव करने के लिए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने एग्जाम के हिसाब से वन नीति को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। चलिए आइए देखते हैं बिना देर किए हुए कि आखिर वन नीति के संदर्भ में क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले सीधे अपने बात पर अगर आ जाए कि वन नीति जो है, आपको अभी आगे इसमें चर्चा हम करेंगे। आप देखेंगे कि जो वर्तमान में वन नीति चल रही है वो राष्ट्रीय वन नीति 1988 की चल रही है, 1988। अभी कुछ समय पहले 2022-20 के आसपास ये मुद्दा उठा था कि जो हम लोग की पुरानी वन नीति है 1988 वाली, वो अब शायद ऑब्सोलीट हो गई है और हमारे लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। लेकिन कमेटी बनी, फिर वहां से ये बात आई कि अभी जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 वाली उसको चलने दिया जाए, साथ में उसकी समीक्षा भी होती रहे, भविष्य में जरूरत पड़ती है तो उसको चेंज किया जाएगा। मगर अभी आपको याद रखना है, जिस हम वन नीति को पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988 है। चलिए देखते हैं, हमारी राष्ट्रीय वन नीति का सबसे प्रमुख लक्ष्य याद रखिएगा, वो है पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करना। वर्ड स्पेशली दिया गया, आपको पूछा जाएगा हमारी वन नीति का उद्देश्य क्या है। हमारी वन नीति का उद्देश्य है इकोलॉजिकल बैलेंस स्टैब्लिश करना, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य पर्यावरण स्थायित्व को सुनिश्चित करना। आगे देखिए, दूसरा क्या उद्देश्य है? दूसरा उद्देश्य है हमारे पास पारिस्थितिकी संतुलन को बनाकर रखना। एक आपने वर्ड देखा एनवायरमेंट स्टेबिलिटी। 3 प्रमुख लक्ष्यों को याद रखिए जो आधार बनते हैं। एक है एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, दूसरी बात करते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस एग्जैक्ट वर्ड भी दिया। आप एक टॉपिक हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस पर भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो राष्ट्रीय वन नीति में लक्ष्य तो है ही, साथ में आपके में अलग से टॉपिक भी है, छोटा सा है, उसको भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। ठीक है, आप जाके देखेंगे। तो इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, और तीसरी चीज है जिसे हम लोग कहते हैं वातावरणीय सभ्यता, नहीं है साम्यता है, ये टाइपो एरर है, इट विल बी करेक्टेड। ठीक है ना, साम्यता की बात कर रहे हैं, जहां पर हम लोग लिख रहे हैं एटमॉस्फेयर इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, या हम लोग जिसको कहते हैं वातावरणीय साम्यता। बात समझ में आ गई? आप जानते हैं 3 चीजें आपको याद रखनी है, वातावरणीय साम्यता, पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरणीय स्थायित्व, एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस और एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम। 3 चीजें जो हैं वो इस वन नीति के माध्यम से सरकार बनाकर रखना चाहती है। ये देखिए, आपने देखा वर्तमान में भारतीय वनों का प्रबंधन कौन सी वन नीति से होता है, तो आपको याद रखना है वनों का प्रबंधन जो है वो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के माध्यम से होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति आई है 1952, स्वतंत्रता के बाद से है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति औपनिवेशिक काल के दौरान, एक तो हम लोगों ने बात करी स्वतंत्रता के बाद जो 1952 होती है, लेकिन औपनिवेशिक दौर में, ब्रिटिश राज के दौर में भारत में, चूंकि अंग्रेज भारत में राज करने आए थे, तो उन्हें लग रहा था कि भारत में जो भी संसाधन हैं जिनका हम इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं उन्हें कर लेना चाहिए। उन्होंने देखा कि भाई वनों के तो बड़े लाभ हैं, इनसे तो इमारती लकड़ी भी मिल जाएगी, ठीक है ना, ईंधन के रूप में भी प्रयोग हो जाएगा। उन्होंने देखा ये तो महंगी महंगी लकड़ियां हैं, तो जहां पर वन संसाधनों के पास, जहां पर स्थानीय समुदाय के पास अधिकार हुआ करते थे,
शुरुआत में भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश राज की स्थापना से पहले, ठीक है ना, जैसे आप देखेंगे जो भी जनजातीय समुदाय थे या जो ग्रामीण समुदाय थे उनके पास वन अधिकार थे। मगर ब्रिटिश सरकार को जब ये लगा कि नहीं भाई ये तो बड़े काम की चीज है वन, तो इनका प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे इनको अपने पक्ष में रखा जाए, तो सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय वन नीति 1894 में औपनिवेशिक सरकार के द्वारा वनों के संरक्षण और लकड़ी के प्रबंधन के लिए लाई गई। नीति के रूप में या उनका आप कह सकते हो उद्देश्य के रूप में था, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत और भी पीछे से होती है। 1854 में पेगु वन अधीक्षक डॉक्टर मैमलैंड ने सरकार को प्रतिवेदन भेजा कि निजी वनों की कटाई रुके, और इस पर अगस्त 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने, नाम देखिए आगे आएगा, लॉर्ड डलहौजी ने वैज्ञानिक वन संरक्षण और प्रबंधन के लिए कदम उठाए। तो देखिए सबसे पहले किसने भेजा प्रस्ताव, तो आप देखेंगे सबसे पहले जो प्रस्ताव भेजा था वो 1854 में भेजा था पेगु वन एमपी के पास वन अधीक्षक डॉक्टर मैमलैंड ने भेजा। उन्होंने देखा कि यार ये लोगों के ये वन तो लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि सरकार के लिए तो ये अच्छा संसाधन हो सकता है, तो क्या करा जाए। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के अंदर गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी को आप जानते हैं अपनी इतिहास में हड़प नीति के लिए फेमस रहे और उन्होंने बहुत तेजी से भारत में ब्रिटिश विस्तार किया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात तो सही है, तो क्यों ना वनों का वैज्ञानिक संरक्षण प्रबंधन किया जाए, और इसके लिए उन्होंने क्या करा, कदम उठाया। और देखिए औपनिवेशिक सरकार के दौरान जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर वेलकर ने कृषि सुधार पर सुझाव दिए थे, और इन्हीं सुझावों के आधार पर किस देखिए 1894 में औपनिवेशिक सरकार के दौरान जो वन नीति बन रही है उसका जो आधार बनी थी वो आधार बनी थी जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर वेलकर का कृषि सुधार। डॉक्टर वेलकर ने कृषि सुधार के संबंध में कुछ ना कुछ सिफारिशें करी। उनसे उनको लगा कि नहीं, लकड़ियों के प्रबंधन और कृषि प्रबंधन को साथ साथ लेके जाया जा सकता है, और उसी के आधार पर उन्होंने 1894 में एक वन नीति को शुरू किया। बाद में उस पर उन्होंने समय समय पर परिवर्तन किया। अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय वन नीति के अन्य आधार लक्ष्य क्या है, आपने 3 प्रमुख लक्ष्यों को तो शुरुआत में देख लिया था, तो आपको याद रखना है प्राकृतिक विरासत का संरक्षण, मृदा क्षरण को रोकना, ये भी याद रखना है आपको, सॉइल इरोजन जो है उसको भी रोकना है वन नीति के अंतर्गत, ताकि जो मृदा है एक संसाधन के रूप में बनी रहे। साथ में मरुस्थलीकरण को रोकना। आप देखेंगे मरुस्थलीकरण बहुत बड़ी चुनौती रहा है हमारे जमीन के प्रबंधन में, भूमि प्रबंधन के अंदर, क्योंकि जो मरुस्थल होता है वो समय के साथ अपने आप को विस्तारित करता है, मरुस्थल समय के साथ अपने आप को आगे लेकर जाता है। तो कैसे हम लोग वनों का इस्तेमाल करें, वनों का प्रबंधन करें कि मरुस्थलीकरण जो है वो रुके। तो आप देखेंगे इसके लिए सरकार क्या करे, सामाजिक वानिकी और वनीकरण को प्रोत्साहन। सामाजिक वानिकी पर भी एक अलग वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना। सामाजिक वानिकी क्या है, जहां पर हम लोग अपने समाज के माध्यम से वनों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। सरकार के अंदर ग्रीन बेल्ट लगाते हैं, घर के बाहर आप बागवानी करते हैं, तो ये सामाजिक वानिकी के माध्यम से भी हम लोग करना है। और एक लाइन जो हो सकता है वो पेपर में और आपको मिले और आपको लगे ये कैसा लक्ष्य ये होगा, महिलाओं को भी शामिल करना है वन संरक्षण और प्रबंधन में। लाइन याद रखिए, जैसे आप लोग जब बात करते हैं कि आखिर हमारे मूल कर्तव्य क्या है, तो उसमें एक वर्ड आता है जो लोग कई बार छोड़ देते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं मूल कर्तव्य के अंदर हमारा जो वर्ड है वो वर्ड है हमें वैज्ञानिक बुद्धि को, या हम लोग कहा जाए जो भी हमारे पास वैज्ञानिक बुद्धि है, सोच है, उसको प्रोत्साहन करना है, ठीक है ना। लेकिन ये बातें तो पहले आपने नहीं सुनी तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मूल कर्तव्य नहीं हो सकता। उसी तरीके से याद रखें कि महिलाओं को भी शामिल करना है हमारी वन नीति के अंदर, और वन संरक्षण को पर्यावरणीय जन आंदोलन बनाना है। ये वर्ड देखिए, आपको पूरी वन नीति पढ़ लीजिए कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको ये अगर प्रमुख मुद्दे पता है तो आपका बहुत काम हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इनसे सीधे सवाल मिल जाएगा, क्योंकि आज की डेट में देखेंगे तो सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम है वो इसी दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अब राष्ट्रीय वन नीति में कुछ स्ट्रेटेजी भी दी गई है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है पहले हम लोग एक पॉलिसी बनाते हैं, आपका लक्ष्य है वन दरोगा निकालना, पॉलिसी। अब वन दरोगा निकालना आपने सोचा, उसके लिए आप पॉलिसी बनाएंगे, हमें बहुत पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ने के आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, अपने संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये बात कहां बताते हैं। तो सरकार ने वन नीति के संदर्भ में कुछ स्ट्रेटजी भी डिसाइड करी थी। जैसे पहली बात, वन के अंतर्गत कितना क्षेत्र होना चाहिए, तो कुल लैंड एरिया हम लोग कितना रखेंगे, 1/3 33%। या बेहतर जानते हैं वन या पेड़ कवर, ट्री कवर या फॉरेस्ट जो हमको रखना है, ये बहुत कॉमन सवाल है कि हमारी वन नीति के अंतर्गत हमें कुल कितना ट्री कवर रखना है, तो हमें 1/3 रखना है। साथ में याद रखिए जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कितना रखना है, 2/3, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए स्पेशली कितना रखा गया है, 2/3। जो हिली रीजन्स है, जो आपके वन वाले क्षेत्र, वहां पर कम से कम 66% ट्री कवर होना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको क्या लाभ हो जाएगा, पहली बात आप मृदा संरक्षण रोक पाएंगे, आप भूमि का निम्नीकरण रोक पाएंगे, साथ में आप क्या हासिल कर पाएंगे, आप हासिल कर पाएंगे
पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता। ठीक है ना, ये आपके दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर आपने इतने काम कर लिए तो आपको क्या क्या मिल रहा है आपकी स्ट्रेटजी से? आपको मृदा का संरक्षण मिल जाएगा, आपको भूमि का निम्नीकरण रुक जाएगा, और आपको पता है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भी प्राप्त हो जाएगी। साथ में याद रखिए ये जो पॉलिसी है वो नीड बेस्ड और टाइम बाउंड पेड़ लगाने के कार्यक्रम को फोकस करती है। हमें टाइम बाउंड में पेड़ लगाना है, ऐसा नहीं कि आज आपने लगा दिया अब 10 साल के बाद आया, नहीं। देखिए सरकार योजना चलाती है 1 करोड़ पेड़ लगाए 1 साल के अंदर, इतने साल के अंदर इतने पेड़ लगाना है। तो टाइम बाउंड भी है और नीड बेस्ड भी है। नीड बेस्ड जो जरूरत हो वही पेड़ लगाएंगे, ऐसा नहीं कहीं कोई भी पेड़ लगा दिया आपने। आप देखिए हर पेड़ के अपने बढ़ने का एक इकोसिस्टम है। ऐसा नहीं हो सकता आप खजूर का पेड़ लाकर अपने घर के आंगन में लगा लीजिए तो बढ़ने लगेगा, चंदन लगा दीजिए कल को काट के करोड़पति हो जाएंगे, नहीं हो सकता। ठीक है ना, नीड बेस्ड है। फोकस होगा हमारा फ्यूल वुड और फॉडर डेवलपमेंट पर। सभी डिग्रेडेड और ठीक है डिग्रेडेड और डिवेडेड लैंड पर, जो भी हमारी खराब भूमि है उन पर हमें बंजर भूमि जो है हमें कोशिश करना है कि उनको बेहतर बनाएं और उनका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल वुड और फॉडर डेवलपमेंट में कर सकें। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। फिर देखिए जैसे हम लोगों ने बात करी हुई है सामाजिक मानकी की, तो हमको क्या करना है? रेल रोड अलोंग साइड रिवर। अलोंग साइड रिवर का मतलब क्या है? तो आप जानते हैं अलोंग साइड रिवर का मतलब नदी के किनारे। आपको रेल रोड नदी के किनारे पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? टू इंप्रूव माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट समझते हैं? आप अचानक से कभी शहर के अंदर जाते हैं, किसी चौराहे पे आपको बहुत गर्मी लगने लगती है, फिर किसी दूसरे चौराहे पे जाते हैं अचानक ठंडी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरे चौराहे पर आपको क्या दिखाई दे? पास में कोई झरना दिखाई दे, पास में कोई फव्वारा दिखाई दे, वहां पर पेड़ दिखाई दे। तो जो बहुत छोटा क्षेत्र होता है उसके आसपास जो वायु, ताप, दाब, वर्षण या हम लोग कहें आर्द्रता की जो ये इस माप होते हैं, उनसे जो माहौल बनता है उसे कहा जाता है माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो का मतलब छोटा, आपके कमरे के अंदर माइक्रो क्लाइमेट्स है। ठीक है, साथ में क्या करना है हमें? विलेज और कम्युनिटी लैंड को जो खाली है उनमें ट्री क्रॉप्स, फॉडर डेवलपमेंट को भी प्रयोग करना है। देखिए सरकार हर जगह जहां भी जमीन खाली है वहां पर वो किस पर फोकस कर रही है? वो फोकस कर रही है कि वहां पर ज्यादा ज्यादा पेड़ लगा सकें। फिर देखिए साथ में सामाजिक वानिकी के साथ कृषि वानिकी है। फिर आप देखिए लोगों को निजी भूमि पर पेड़ लगाने के लिए सरकार क्या करेगी? प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही राज्य के वनों का भी केंद्र सरकार प्रबंधन में योगदान देगी। कैसे? स्टेट फॉरेस्ट जोन को बेहतर कराया जा सके। फिर याद रखें इस राष्ट्रीय वन नीति के अंदर आपको कुछ अधिकार और छूट है। जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि आप जो वन है उनमें कहां तक आप चराई को या चारागाह को बनाने की अनुमति देते हैं, कितनी अनुमति देंगे? वहनी क्षमता के भीतर। सरकार कहती है फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट है, आप देखेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 वाला, जिसमें जनजातियों को वनों पर अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, तो उस अधिकार के अंदर उन्होंने कहा नहीं वन है तो अधिकार देंगे और कुछ छूट भी देंगे, आपको चराने का अधिकार देंगे, लेकिन कितना देंगे? उतना देंगे जितना पारिस्थितिकी तंत्र की वहनी क्षमता में हो। वहनी क्षमता का मतलब हर चीज की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोटर बाइक के ऊपर 100 किलो का सामान ला दीजिए, नहीं। मोटर बाइक 2 आदमी को बैठा लेगी, 3 आदमी को बैठा लेगी, 5 आदमी नहीं बैठा सकती। तो हर चीज की अपनी एक वहनी क्षमता है, कैरिंग कैपेसिटी है। तो उस कैरिंग कैपेसिटी के अंतर्गत वो आपको अधिकार देती है। आपको ये वर्ड बहुत याद रखना है। सरकार चाहती है कि जो भी हम लोग चारागाह या जो भी हम लोग पशुओं को चराने की अनुमति देते हैं वहां पर स्टॉल फीडिंग होनी चाहिए। स्टॉल फीडिंग एक प्रकार की फीडिंग का प्रकार होता है। जैसे आप कई जगह गए होंगे तो जैसे लाइन से पशुधन खड़े होते हैं, गाय वगैरह, और उनके आगे चारा पड़ा होता है और वो खड़े होकर खाती हैं, उसे कहते हैं स्टॉल फीडिंग। स्टॉल लगाया गया है, उन हर गाय अपने अपने स्टॉल पर आ गई, उसके आगे अपना उसके अंदर नादी के आगे इसको आप बोलते हैं आपका चारा रखा हुआ, वो चारा खा रहे। ऐसा नहीं कि घूम घूम के कहीं भी कुछ भी खाते फिर रही, उसको रोकना है, स्टॉल फीडिंग को बढ़ावा देना है। और याद रखिए लोगों के वन की जरूरतों को सामाजिक वानिकी से प्राप्त करने का प्रयास। जैसे आपको जो भी फ्यूल फूड चाहिए, आपको फॉडर फूड चाहिए, तो वो कहते हैं मेन वनों में मत चाहिए, उसकी जगह आप क्या करिए? कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, रेल रोड के किनारे, नदी के किनारे, घरों के किनारे, बाहर ग्रीन बेल्ट में ऐसे पेड़ लगाकर जो भी हमारे वन की जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। फिर देखेंगे आगे ये पॉलिसी और किस पर बात करती है? ये पॉलिसी बात करती है सर्वे पर और डेटाबेस पर। वो कहते थे अभी तक हम लोग नीतियों को अच्छे से बना क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं होते थे। यहीं पर उस कमी को पूरा करती है। हमें फॉरेस्ट सर्वे करना है और डेटाबेस इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा रिगार्डिंग फॉरेस्ट रिसोर्स इज अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज दिस क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ कंप्लायंस। ठीक है ना, आपको चाहते हैं कि हमारे पास डेटा सही हो,
ताकि कभी ऐसा ना हो हमने वन नीति बनाई थी, इसको तो हमने अचीव कर लिया, बिल्कुल नहीं। जब तक आपके पास डेटा सही नहीं होगा तब तक आप सही गलत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो सर्वे और डेटाबेस को भी वो फोकस करना चाहती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं फॉरेस्ट्री एजुकेशन पर भी इसमें फोकस किया गया है ताकि लोग जाने, और साइंटिफिक डिसेप्टिव बनाए जाएंगे। आप देखिए साइंटिफिक रूप से हमें काम करना है। हमने आपसे पहले भी कहा कि सरकार चाहती है साइंटिफिक इंटेलेक्चुअलिटी हो, साइंटिफिक अप्रोच हमारी हर चीज को लेकर, वो भी इसमें शामिल करी गई है। वन आधारित उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार दे। इस नीति को यह मानना है कि अगर वन आधारित उद्योग लगते हैं तो सबसे पहले में जो स्थानीय समुदाय है उसको उसमें भागीदार बनाना है। जब वन में स्थानीय समुदाय भागीदार बनते हैं तो ज्यादा वन संरक्षण को प्राप्त किया जा सकता है। एक याद रखिए, भैया आपको ऑलरेडी पता है, प्राकृतिक वन एक प्रकार से जीन पूल संसाधन होते हैं, ठीक है ना। इतनी बात इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, ठीक है ना। ये बात, इतनी बात जो है आपको इस पे याद रखनी, ये तो बता चुके आपको। आगे देखते हैं हम लोग इसके नीचे। हाँ, ये बात याद रखिए, आपसे पूछा जाता है पहली बार राज्य वनों के प्रबंधन के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर मंत्रालय कब बनाया गया था। तो याद रखिएगा 1952 में इन्होंने ही पहली बार फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, सबसे पहली बार वन नीति जारी की थी। वो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो है बाद में आई है, ठीक है। तो ये सेम चीज है, ये शायद रिपीटिशन है, ठीक है। आज के लिए सेम चीज है, आपको आगे ही मिलेगी। इतनी चीज जो है हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो इसके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो एक बार फिर से आपका पूरा होता है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिलेंगे। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें, ठीक है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़ सके। थैंक यू।